हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में इसकी समरी हमने पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन है। ज़्यादा फोकस आपका इस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन मिक्स क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपके और टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, इसके ऊपर किया है मैंने। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप ही के स्क्रीन पर क्या कहता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर रेट इन द मैस ऑपरेटेड ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस। कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव आधार पर संचालित जो मैस में भोजन की दरों की जानकारी टाइम पर किसके द्वारा की जाती है? आपकी वार्डन के द्वारा, आपकी केयर टेकर के द्वारा, आपकी पीएन के द्वारा। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। कोऑपरेटिव बेसिस यहाँ पे फोकस करना है इस वर्ड के ऊपर। बताओ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका केयर टेकर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बेसिस पर जो मैस आप संचालित करते हो, चलाते हो, ऑपरेट करते हो, तो टाइम पर उसकी जो जानकारी है वो दी जाती है केयर टेकर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, केयर टेकर एक तो आपका वार्डन होता है हॉस्टल के अंदर, जैसा कि आप हो वार्डन, मान के चलो कि आई एम अ वार्डन। तो चलो, तो इसमें उसके साथ क्या होगा, एक केयर टेकर होगा, जो एक केयर टेकर या फिर असिस्टेंट उसको बोल सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा सारे काम करने में। जैसे एक रूम है, रूम को ये देखना कि कितने रूम खाली हैं, कितने रूम में कौन से बच्चे रह रहे हैं, एक रूम में कितने बच्चे हैं, सामान कितना है, किस बच्चे को कौन सा रूम अलॉट किया गया, ये सारी की सारी जानकारी है वो केयर टेकर के पास होती है। और एक पीएन होता है, पीएन वही चाय पानी देने वाला, कोई आया गया आता है तो उसको देना, ये होता है। तो टीचर का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि छात्रावास में सामग्रियों के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। छात्रावास में जो मेंटेनेंस है, किसका मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस जो है जो मटेरियल्स का, वो उसके लिए क्या नेसेसरी है? बताओ। रेगुलर साफ़ सफाई होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, या फिर आप जो पहले से ही पूर्वानुमान का मतलब होता है कि पहले से योजना वगैरह कुछ बना रहे हो। बताओ। तो अच्छी तरह से रख रखाव करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए मटेरियल्स की आपको इन सारी चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि Who is the responsible for the buying of consumable in the hostel? कहता है कि हॉस्टल में जो आपकी जो कंज्यूमेबल चीज़ें हैं उनकी खरीद की जिम्मेदारी किसके पास होती है, कौन खरीदेगा, किसके पास होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजर के पास होती है, हॉस्टल सुप्रीडेंट के पास होती है, टीचर के पास होती है और स्टूडेंट के पास होती है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हॉस्टल सुप्रीडेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर वार्डन ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट हो जाता। एज सच ईएमआरएस हॉस्टल्स में कोई सुप्रीडेंट का पद नहीं दिया गया है, हॉस्टल वार्डन का ही पद है एक। लेकिन गाइडलाइन में अगर देखें हॉस्टल्स की तो वहाँ पे सुप्रीडेंट का पद आपको मिलता है। उसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल सुप्रीडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंज्यूमेबल गुड इन इन्वेंट्री। जहाँ पर भी सुप्रीडेंट आए तो वहाँ पर एज अ हॉस्टल वार्डन आप कंसिडर करके चलोगे यहाँ पे। तो कहते हैं कि जो उपभोग्य सामग्री और सूची के संबंध में छात्रावास जो अधीक्षक है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मेन जिम्मेदारी होती है? तो यहाँ पे ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको बताना है इनमें से डेकोरेट करना हॉस्टल के रूम को, या फिर मैनेजमेंट करना, किसका मैनेजमेंट, स्टूडेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करना। उसके बाद कहते हैं कि टू कंट्रोल द सफिशेंट सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री। कहते हैं कि जो पर्याप्त आपकी जो सप्लाई हो रही है, मतलब कि पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना। कहते हैं कि जो सफिशेंट जो सप्लाई आपकी हो रही है और फिर अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री आप बना रहे हो तो उसको कंट्रोल करना। आगे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो आपके करिकुलम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है वो एक्टिविटी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ वर्कशॉप वगैरह या फिर कोई भी गेम्स वगैरह का। तो वो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका?
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहेगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आपको एज अ जो मेन जिम्मेदारी होती है हॉस्टल वार्डन की, यहाँ पे सुप्रीडेंट दिया गया तो हम वार्डन कंसीडर करके चलेंगे। तो जो मेन आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है जी कंट्रोल करना जो सफिशेंट सप्लाई है, कि भाई जो आपूर्ति जो सप्लाई मेरे पास आई वो सफिशेंट आई। अगर मेरे पास अगर यहाँ पे हॉस्टल में अगर 50 बच्चे हैं तो जो सामान है खाने पीने का जो सप्लाई है वो 50 बच्चों के अकॉर्डिंग ही आए, वो 40 बच्चों के अकॉर्डिंग या फिर 60 बच्चों के अकॉर्डिंग ना आए। अगर 60 बच्चों के अकॉर्डिंग आएगी तो उसमें तो वेस्टेज होगी नहीं खाने की, अगर 40 के आए तो आधे बच्चे भूखे रहेंगे। तो यही सफिशेंट सप्लाई होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री होनी चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। इसका मेन जो आपका क्या है मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अलाउ इन द हॉस्टल। हॉस्टल के अंदर किस चीज़ की आपको अनुमति नहीं है? पेरेंट्स से मिलने की, नूडल्स खाने की, या फिर ब्रिंगिंग फर्नीचर हॉस्टल्स, अपना मतलब कि फर्नीचर लाने की, अपना खुद का फर्नीचर आप लेकर आ रहे हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो हॉस्टल के अंदर क्या चीज़ की आपके पास नहीं होगी इजाज़त। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो नूडल्स की बात ऐसी है कि जब हॉस्टल्स होते हैं ना, खाना तो वहाँ पे मिलता है लेकिन हमारा मन है नूडल्स खाने का, मैगी खाने का कुछ एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे अपना 2 ईंट रख दी 2 ईंट, यहाँ पे फिर लगाओ कागज़ जो आपने आपके जो भरी हुई कॉपी है या फिर जो बुक आपने पढ़ ली है, या फिर अपनी जला देते ना ऐसे, वो कागज़ फोल्ड करो, यहाँ पे ऐसे लगा दो, फिर भट्टी बना लो, उसके ऊपर रख दो फिर पतीला, और वहाँ पे अपने नूडल्स बना लो। ये नूडल्स आपके बन के तैयार हो गए, फिर आप इनको खा लो हैं। ऐसा भी होता है हॉस्टल्स के अंदर। और अपने मैस में भी बनवा के लेके आ सकते हो अगर वो मैस वाले अच्छे हैं, बना देते हैं तो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है नूडल्स का, क्या करते हो मतलब कि जो आपके मैगी है या नूडल्स है जो भी है, पानी में भिगो दो, कितनी देर के लिए, एटलीस्ट 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो दो। फिर क्या करोगे, पानी में से निकाल दो उसको, निकालने के बाद नमक मिर्च मिला के खा लो। ऐसा हमने बहुत किया ऐसा, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेशली क्या मेंशन कर रखा है, हॉस्टल में आपको खुद के फर्नीचर लेकर आने की अनुमति नहीं है। हॉस्टल वाले देंगे आपको फर्नीचर, अलमारी है, बेड है, ये देंगे वो। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छात्रावास अधीक्षक मतलब कि हॉस्टल का जो सुप्रीडेंट है उसको उपभोग सामग्रियों के उचित वितरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी पड़ती है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमेबल, मतलब कि वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको, चीज़ों को, तो किस प्रकार की वो प्रणाली अपनाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग है, या फिर फेयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर फेयर कंजप्शन सिस्टम, या फिर फेयर का मतलब है कि भाई बिल्कुल सही सबको ढंग से मिले। इनक्रेज करना रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका रहने वाला है बी ऑप्शन। एज अ हॉस्टल वार्डन बन के सोचो आप क्या करोगे। आप जैसे कि अगर आपको ड्रेस देनी है बच्चों को, या फिर आपको शूज़ देने हैं बच्चों को, या फिर आपको साबुन देनी है बच्चों को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीज़ें, तो उसके लिए आप ना रिकॉर्ड कीपिंग तो करोगे, ठीक है करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड तो आप रखोगे ना किस बच्चे को कितना मिला है। कंजप्शन फेयर सिस्टम और इंक्रेज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। लेकिन यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट बनता है ना, देखो पॉजिटिव ऑप्शन है सारे के सारे, लेकिन इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो आपका बी ऑप्शन है कि कहते हैं कि फेयर इक्विटेबल, मतलब कि सब बच्चों को इक्वल मिले। अगर साबुन 3 मिल रही है एक बच्चे को, तो सब बच्चों को 3-3 ही मिले। ये ना हो कि किसी एक बच्चे को 2 मिले, किसी बच्चे को 1 मिले, किसी बच्चे को मिल ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। अगर अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हम देखें तो अगला कहता है कि विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द परचेजेज एंड सेल ऑफ हॉस्टल मटेरियल। कहता है कि जो छात्रावास सामग्रियों की खरीद फरोख्त में किस बात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कन्वर्सेशन है यहाँ पे, यहाँ पे कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन का होना ज़रूरी है, स्किल का होना ज़रूरी है, या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना ज़रूरी है, ऑल ऑफ द अबव।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि जब आप सामान लेने के लिए जाते हो, आप कुछ भी लेने के लिए जब जाते हो हॉस्टल का एज सच, तो उसमें जब आप खरीदते हो चीज़ों को, तो उसके लिए क्या क्या आपको नेसेसरी है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कन्वर्सेशन अगर आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड है, नहीं अच्छी है तो भी कर लोगे आप। स्किल होनी चाहिए, वो बार्गेनिंग करने की स्किल है ना, वो भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसा सामान लेकर आना है जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी कम लग रहा हो, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे होगी। तो इसीलिए हमारा ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैथ्स कमेटी। मैथ्स की कमेटी में कौन कौन शामिल नहीं होता है। आपका वार्डन है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, आपका रजिस्ट्रार है या फिर मैथ्स का सुपरवाइज़र है। तो यहाँ पे क्या नहीं, कौन शामिल नहीं होता मैथ्स की कमेटी में। हमने पढ़ रखी है कमेटी, तो यहाँ पर आपका जो ये रजिस्ट्रार है वो यहाँ पे शामिल नहीं होता है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि What is the primary goal of effective management of consumable item and inventory in a hostel? कहते हैं कि एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का जो प्राइमरी जो गोल है वो क्या होता है, क्या होगा वो। ऑप्शन दिए गए हैं कि मैक्सिमाइज एक्सपेंसेस, खर्चों को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने खर्च आप कर सकते हो उतने ही कर दो खर्चे। दूसरा कहता है कि रिड्यूस क्वालिटी ऑफ सप्लाई, आप कुछ चीज़ आप लेके आ रहे हो, अगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी, आप सोचोगे सस्ते के चक्कर में आप बिल्कुल घटिया क्वालिटी का सामान लेके दे रहे हो तो उससे बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो वो नहीं करना है। तीसरा कहता है कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी वाहिल रिड्यूसिंग कॉस्ट। डी कहता है कि इग्नोरिंग स्टॉक लेवल, तो यहाँ पे बता दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो अपना खुद का दिमाग थोड़ा लगाएंगे, हमारा चल गया दिमाग वैसे इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये भी नेगेटिव दे रहा है और ये ऑप्शन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इग्नोरिंग है ना, कैसे इग्नोर कर देंगे हम। अगर इस ऑप्शन को अगर हम समझे तो इसमें क्या है कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, हमें ये देखना है कि हमारे पास में कौन सी दुकान है, किससे हमें सामान लेकर आना है और उसी से हम लेते रहेंगे, है ना, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे लेंगे। तो अवेलेबिलिटी जो नज़दीक है, ठीक है वो। उसके बाद है एक तो हम इंश्योर करेंगे अवेलेबल कितना है वो, और वाहिल रिड्यूसिंग कॉस्ट, और ये देखेंगे सामान की कॉस्ट वो कितनी दे रहा है, ज़्यादा महंगा है या फिर ठीक है, 4-5 दुकानों से पूछोगे कि कॉस्ट क्या कुछ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफिशियली मैनेज मैस इन द हॉस्टल। भोजन जो साला है, मतलब कि जो मैस आपका होगा उसको ऑफिशियली कौन मैनेज करेगा। असिस्टेंट वार्डन करेगा, आपका मैस का सुपरवाइज़र करेगा या मैस की कमेटी करेगी। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या है, एज अ हॉस्टल वार्डन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो मैनेज करेगा वो सिर्फ कौन करेगा, वार्डन करेगा। अगर उसके बाद अगर बात करें, देखो भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट थिंग हैव टू बी अरेंज्ड फॉर द स्टूडेंट टू स्टे इन द हॉस्टल। भाई ये से यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे स्टे आना चाहिए। सी का मतलब तो कहना होता है। कहते हैं कि छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है। तो तकिए की, पिलो की, मैट्रेस की, गद्दे की, ब्लैंकेट, कंबल की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बता दीजिएगा हॉस्टल में अगर बच्चे आएंगे तो उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ जी मैडम बिल्कुल पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो बड़ा ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि व्हाट इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, होता ही क्या है, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं वो क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग डॉम्स रूम्स, जो कंटेंट, कहने का मतलब आपके जो रूम होंगे, रूम में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपकी कुर्सी है, मेज है, अलमीरा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं ये। उसके बाद लुक आफ्टर, देख रेख करना, हॉस्टल रूम दे दिया, अलॉट कर दिया उनको, देख रेख भी तो करोगे ना। टू कंट्रोल करना, अगर रात के 12 बजे बच्चे स्पीकर बजा के नाच रहे हैं तो कंट्रोल करोगे कि नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे बताओ क्या है, व्हाट इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि
आपका जो है विच इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड वेस्टेज, कहते हैं कि विच इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड वेस्टेज एंड इंश्योर एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल, उपभोग्य सामग्री की बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जो आपकी जो कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं वो वेस्ट ना हो, उनसे बचाने के लिए और ईजिली मिल जाएं, उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बजट का मैनेज करना है, इन्वेंट्री का मैनेज करना है, या प्रॉपर स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी का, और प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको सोचना है। इसका आंसर ये आया है, तो कैसे आया है? चलो अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब सी ही क्यों करेक्ट हुआ और क्यों नहीं करेक्ट हुए, तो यहाँ पे देखो कहते हैं कि हमें वेस्टेज नहीं करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉपर स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब वेस्टेज से बचाना है, तो अगर आप गेहूँ लेकर आए, उन गेहूँ को, चावल को कट्टों में रख दिया, यहाँ पे कोई अच्छी सी आपने स्टोर उनको नहीं करा, तो उनमें क्या हो जाएंगे? कीड़े हो जाएंगे, सुरसी हो जाएंगी। तो यहाँ पर उस वेस्टेज से बचाने के लिए आप प्रॉपर स्टोर करोगे, सामान को ऑर्गेनाइज करके रखोगे। यहाँ पे चावल रखे, यहाँ पे गेहूँ रखे, यहाँ पे दालें रखी है ना, यहाँ पे प्याज व्याज ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखोगे ना। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फिजिकल काउंटिंग एंड वेरीफाइंग इन्वेंट्री क्वांटिटी इज कॉल्ड। भाई वस्तु सूची की मात्राओं की भौतिक रूप से गणना करें। यहाँ पे ध्यान रखो, फिजिकल काउंटिंग यहाँ पे बात कर रखी है, तो फिजिकल काउंटिंग जो भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्टॉक टेकिंग कहा जाता है, रीअरेंज कहा जाता है, फोरकास्टिंग कहा जाता है, या JIT कहा जाता है। JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो स्टॉक टेकिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहता है कि आप एक वार्डन है, जो कि आप हो, बन चुके हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप एक हॉस्टल वार्डन हो। कहते हैं कि छात्र जो है वो आप बारिश आ रखी है, वो चाहते हैं कि हम बारिश में नागिन डांस करें। उसके बाद कहते हैं कि जिनमें से जिसमें क्या होगा, अगर वो नागिन डांस करेंगे तो जिसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। ओहो, जिसमें ना ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा। अगर बारिश में आप नागिन डांस करोगे बारिश के पानी से, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जब हर जगह सूखा है, तो हर जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, अब थोड़ी सी बारिश आई और उसमें वो नागिन डांस करने लगे हैं, तो आप इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करोगे? तो कहोगे बच्चों को ये आपका ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिचुएशन यहाँ पे दे दी, और इस सिचुएशन में आपको एज अ हॉस्टल वार्डन बनकर सोचना है कि मैं एक हॉस्टल वार्डन हूँ, अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या क्या करता, क्या क्या करती। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, कहते हैं कि छात्रों से बात करें, उन्हें पानी बर्बादी किए बिना जश्न मनाने के लिए कहें। उन्हें कहे कि कोई बात नहीं, आप अपना आपको सेलिब्रेट करना तो कर लो, डांस कर लो, अपने कमरों में कर लो, लेकिन यहाँ पे पानी की बर्बादी तो मत करो एटलीस्ट। कहता है अगला बी ऑप्शन कहता है कि पार्टी की अनुमति दे दे। कहते हैं कि चलो भाई पार्टी कर लो, क्योंकि अन्यथा जो छात्र हैं, अगर तुम उनको नहीं कहोगे पार्टी करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो खुश नहीं होंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे आपसे, और नाराज़ तो आप बच्चों को कर नहीं सकते, तो इसलिए आप परमिशन दे दोगे। सी कहता है कि छात्रों को कारण बताए बिना, उनको नहीं बताने कि सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पानी की ज़रूरत है, तो रीज़न नहीं बताना, फटाफट से उनको कहता है भाई नहीं, यहाँ पे कोई नागी डांस नहीं होगा। अगला अपना डी ऑप्शन कहता है गिव परमिशन इफ स्टूडेंट एग्री टू पे फॉर वाटर टैंकर। कहते हैं यदि छात्र पानी के एक टैंकर के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो तो अनुमति दे दे। कहते हैं कि भाई अगर तुम नागी डांस करोगे तो एक टैंकर आपको इसका करना है, इसकी क्या करना है, पे करना है पानी का। तो यहाँ पे सबसे जो अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन दिख रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे अनुमान लगा लिया होगा इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला हम देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, हु डिसाइड डेली रूटीन एंड डाइटरी नॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल। कि छात्रों के नियमित दिनचर्या में खान पान का जो स्टैंडर्ड होता है, जो नॉर्म्स होता है, उनको कौन निर्धारित करेगा? आपका वार्डन करेगा, हॉस्टल का सुप्रीडेंट करेगा, एक्स्ट्रा हॉस्टल का जो सुप्रीडेंट है वो करेगा, या फिर सेफ करेगा, आपका रसोईया करेगा? तो जी बताने की ज़रूरत है, तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें तो कुछ तो यहाँ पर जो है
वार्डन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वही करेगा कि कितने टाइम भोजन मिल रहा है, क्या क्या अब करना है हॉस्टल के अंदर, किस बच्चे को किस तरह का भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डाइटरी नॉर्म्स हैं वो एक हॉस्टल का वार्डन ही यहाँ पे प्रिपेयर करता है। अगर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी डाइट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल टू स्टूडेंट इन अ डे। छात्रावास में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितनी बार उनको भोजन मिलना चाहिए? 3 टाइम है, 2 टाइम है, 1 बार है, 4 बार है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो 4 टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो वैसे तो 3 टाइम भोजन मिलता है ना, सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन बेचारे छोटे बच्चे, उनको भूख लगती है जी, उनको देखो सुबह, दोपहर और इवनिंग और फिर रात में, तो उनको तो भूख लगेगी ना। और जो सुबह आपका जो इवनिंग का टाइम होगा वो होगा जैसे कि आपका 4 बजे उनको चाय दे दी जाएगी, सुबह खाना मिलेगा, मतलब कि पराठे वराठे जो भी देंगे वो। उसके बाद दोपहर को 1 से 2 बजे मिल जाएगा। उसके बाद है 4 बजे इवनिंग में टी ब्रेक उनका होगा, उनको चाय बिस्किट कुछ दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद शाम को 8 बजे उनको खाना दे दिया जाएगा। इस तरह से 4 बार जो है दिया जाता है बच्चों को। अब अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव किचन मैनेजमेंट। इफेक्टिव किचन मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, सेलर होता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने वाला होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता? तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट टू द स्टोरेज स्टेबिलिटी ऑफ फूड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? रॉ मटेरियल है, क्वालिटी ऑफ यूज रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल में क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, मेथड्स ऑफ पैकेजिंग इफेक्टिवनेस, पैकिंग कैसे की आपने, या ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रखी है स्टेबिलिटी की, किसकी स्टेबिलिटी? वो भी आपके भोजन की। आप जब फूड को स्टोर करते हो तो इनमें आपको ये बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जो है टाइप ऑफ यूज रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल है वो किस टाइप का है। उसके बाद है जो रॉ मटेरियल है उसमें क्वालिटी कैसी है, पैकिंग कैसे कर रखी है, ये सारी चीज़ें। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इन विच इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन अंडर ABC एनालिसिस इंक्लूडिंग हाई वैल्यू आइटम, हाई वैल्यू आइटम है एंड रिक्वायर्ड टाइटर कंट्रोल। हाई वैल्यू है और कंट्रोल भी उनका हाई है। तो ये ABC एनालिसिस में कौन से कैटेगरी में आता है? A में आता है, B में आता है, C में आता है? D तो यहाँ पे खैर होगा नहीं, तो बताइए यहाँ पे किस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो कैटेगरी A में हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है आपका ABC क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ रैंकिंग सिस्टम। क्या होता है? एक रैंकिंग सिस्टम होता है जहाँ पर आइटम जो है वो ग्रुप में बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़फुलनेस, उनके यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग। और ये आइटम कितना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितना यूज़फुल है, उस तरह से उनको कैटेगरी में, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और जो ये सिस्टम है रिक्वायर ग्रुपिंग ऑफ थिंक इनटू, और ये जो सिस्टम है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटता है। यहाँ पर A, B और C में डिवाइड करता है। अगर A की बात करें तो A होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुलनेस है, और हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? हाई वैल्यू। तो A क्या है भाई? हाई वैल्यू है। B क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। और C क्या है भाई? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो A में क्या होता है? A में एक्सपेंसिव इन्वेंट्री होती है। एक्सपेंसिव का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि हाई वैल्यू है और वहाँ पर हाई वैल्यू है, तो हाई भी कंट्रोल होगा उनके ऊपर। तो सारी चीज़ें हाई में आपके A में आ जाती है। अगर B में क्या होगा? सारी मॉडरेट आ जाएंगी। अब हाई देखो हाई वैल्यू और हाई टाइप, मतलब कि जो कंट्रोल है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये। तो यहाँ पे A आ जाएगा। अगर B की देखें तो मॉडरेट वैल्यू और मॉडरेट कंट्रोल, आपके क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा मॉडरेट वैल्यू आइटम, मतलब कि जो आइटम्स की वैल्यू है वो मॉडरेट होगी और मॉडरेट ही उन पे कंट्रोल होगा। अगर C की बात करें तो लो आ जाएगा। पहले A में आ जाएगा आपका जी हाई, फिर लो, फिर मॉडरेट, और फिर C में आपका लो आ जाएगा, लो कॉस्ट इन्वेंट्री, और लो, और फिर लो ही आपका जो कंट्रोल होगा, मतलब कि मिनिमम, सबसे कम। देख लो ये आपका क्वेश्चन, एक बार और दोबारा से इसको पढ़ लो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे A आ जाएगा। अगर B की बात करें तो B में मॉडरेट हो जाएगा, और C की बात करें तो उसमें लो आ जाएगा, कम वाला। अगर अगले ऑप्शन की
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैविंग डेजिग्नेटेड स्टोर स्पेस इन द हॉस्टल। छात्रावास में जो डेजिग्नेटेड आपका स्टोरेज स्पेस है उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। सफिशेंट फूड ग्रेन आप रख सकते हो। ऑल थिंग आर अवेलेबल इन द टू द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ है कर्मचारी है उनके लिए सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे कहता है कि इट अलो ईच पर्सन टू कीप हिज बिलोंगिंगनेस, प्रोवाइडेड स्पेस एंड कीप कॉमन एरियाज फ्री ऑफ। तो भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, चलो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास में छात्रों को सुबह के नाश्ते से 4 बार खाद्य वितरण दिया जाता है। ये जिम्मेदारी किसके पास होती है। जो चौथी बार 4 बार उनको भोजन दिया जाता है, सुबह, दोपहर, इवनिंग में और फिर रात में, तो ये जिम्मेदारी किसके पास होती है जी। आपके हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट के पास होती है, वार्डन के पास होती है, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं होती, या फिर एडिशनल हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पास होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका हॉस्टल का वार्डन हो जाएगा, यहाँ पे उसी के पास होती है ये जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड स्टोरेज प्रोटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहते हैं कि खाद्य भंडारण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू है। ईच फूड आइटम हैव पोटेंशियल स्टोरेज लाइफ, स्टोरेज स्टेबिलिटी ऑफ फूड इज नॉट अफेक्टेड बाय मैकेनिकली मिसयूज ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन देख के यहाँ पे गलती मत कर देना, तो अच्छे से सोचो और बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ईच फूड आइटम हैव पोटेंशियल स्टोरेज लाइफ। हर एक जो फूड का आइटम है उसकी एक स्टोरेज लाइफ होती है। कहने का मतलब एक्सपायरी डेट होती है कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, ये आइटम कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताएं यहाँ पे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अब मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, और साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई सजेशन देना है कि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी करा दो, तो आप कमेंट कर सकते हो। उस हिसाब से फिर उस पर वीडियोज़ भी आएंगी। तो जो भी आपको यूज़फुल लगता है वो आप बताते भी रहे साथ के साथ, क्योंकि ये मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, आपके भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सहयोग करोगे तभी हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो दोनों की इसमें कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मेरी भी और आपकी भी, तभी हम इस एग्ज़ाम को 4 डालेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, और अगली क्लास में हाँ होमवर्क देती हूँ मैं, रुको ज़रा। यहाँ पे देखो, आपका जो अगला चैप्टर है ना, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, है कि नहीं, है ना। तो उससे रिलेटेड आपके पास जितनी भी नॉलेज है उसको मतलब कि आपको क्या पता है, सेफ्टी कैसे करनी है बच्चों की, सिक्योरिटी कैसे करनी है बच्चों की, वो सारी की सारी आपको अपनी नॉलेज कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जिस भी बच्चे को पता है इसके बारे में तो वो बताए ज़रूर। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, इसी मतलब कि MCQ पर, तो उसमें हम नाम भी अनाउंस करेंगे उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इसका अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, साथ में जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो ऐसे ही हमने करना है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।